स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए अपने नीट एग्जाम की एक शानदार तैयारी के लिए, क्योंकि आपकी शाली मैम आपके लिए लेकर के आई है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की क्लास का मेरा ये टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र का। यहाँ से अगर आप नीट एग्जाम के प्रीवियस पेपर को उठा करके देखोगे तो इसमें आपके काफी सारे बैक्टीरिया, इस क्रिया को क्या कहते हैं, ये इस प्रकार के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर के नीट क्वेश्चन भी रखे हैं। तो पहले हम टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद आप खुद से ही, जब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप खुद से ही आंसर देने लग जाओगे। तो अपनी पेन और कॉपी को उठा लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, और साथ ही साथ लिंक को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहला टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है? चक्र आपने देखा है कुछ इस तरीके से घूमता है ना? यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है आप सभी को पता होना चाहिए, हमारे वातावरण में ये जो नाइट्रोजन है ना, ये इस तरीके से घूम रही है। इस नाइट्रोजन का प्रयोग हमारे जीव जंतु करते हैं और वापस नाइट्रोजन वातावरण में चली जाती है। ये क्रिया लगातार दोहराती रहती है, लेकिन इसके बीच में काफी सारे स्टेप आते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का वातावरण और भूमि में इस प्रकार घूमना और वापस वातावरण में चला जाना, इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन चक्र, जिसमें हम अलग अलग स्टेप्स को पढ़ते हैं। तो चलिए फिर हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक नाइट्रोजन चक्र का। देखिए, इसमें आपको काफी सारे बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाता है। क्लास को ध्यान से देखोगे तो आपके हर एक जो भी क्वेश्चन है वो सब खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए ध्यान से सुनिए क्या है। सबसे पहले हम सभी देख रहे हैं कि आखिर ये जो नाइट्रोजन है, आप सभी को पता है ये जो नाइट्रोजन है, इसका हम देखते हैं हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा प्रतिशत है ना? नाइट्रोजन गैस का सबसे ज्यादा प्रतिशत है 78%। अब इस नाइट्रोजन का उपयोग कौन करते हैं? हमारे पादप और जंतु, यानी कि जितने भी सजीव होते हैं वो इस नाइट्रोजन का यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इन्हीं पादप जंतु से वापस ये जो सर्कुलेशन होता है, ये वापस से वातावरण में हो जाता है। ये वापस जो सर्कुलेशन नाइट्रोजन का, इस प्रकार से ये जो सर्कुलेशन हो रहा है, परिसंचरण हो रहा है, इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल। इतनी बात तो आप सभी को क्लियर है। अब आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम जंतु, पादप, ये सब नाइट्रोजन का क्यों उपयोग कर रहे हैं? आप सबने मेरे साथ क्या क्या पढ़ा? आपने ये भी पढ़ा है, आपको पता है कि पादप जंतु में कौन उपस्थित होता है? आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए भी उपस्थित होता है। अगर आप इसमें और देखोगे, इनमें प्रोटीन की संरचना भी उपस्थित होती है। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है आपकी अमीनो अम्ल की, होती है अमीनो अम्ल की। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अगर हम अमीनो अम्ल का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो किस तरीके से होता है? कुछ इस तरीके से होता है। एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इधर साइड क्या होगा? अमीन ग्रुप होता है। अब ध्यान से देखिए, इसके अमीन ग्रुप में क्या यहाँ पर एन उपस्थित नहीं है? तो इसका मतलब जीव शरीर को बनाने वाला ये जो प्रोटीन है, इसमें जो इसकी इकाई अमाइनो एसिड है, ये क्या है? नाइट्रोजन इसमें उपस्थित आपको दिख रहा है। तो यानी कि अमीनो एसिड नाइट्रोजन की संरचना से बन रहा है। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होगा तो जो भी जीव होंगे उसमें प्रोटीन का निर्माण भी नहीं होगा, तो शरीर की संरचना कैसे बनेगी? तो इसलिए आवश्यक होता है इनका वातावरण की नाइट्रोजन का ही ये यूज करते हैं। ठीक है, डीएनए की संरचना में भी आप देखते हो कि नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जीव, जो भी सजीव है उनकी संरचना में नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए जो भी जीव जंतु होते हैं वो वातावरण नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो वातावरण की नाइट्रोजन है ना, इसका प्रत्यक्ष रूप से जंतु कभी भी उपयोग नहीं कर पाते, वरना 78% नाइट्रोजन तो इनके ही शरीर में बन रहा होता है ना? यहाँ पर इस नाइट्रोजन को तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तोड़ना यानी कि इस नाइट्रोजन किस तरीके से उपस्थित है? नाइट्रोजन के जो दो मॉलिक्यूल होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, और जीव जंतु की बस की इतनी नहीं है कि इतने बड़े बॉन्ड को वो आसानी से तोड़ सके। तो इस नाइट्रोजन को पहले अलग अलग स्टेप से गुजरना होता है, तब जाकर के ये किसके कैपेबल बन जाएगी? आपके जीव जंतु के। ठीक है, तभी जाकर के वो पादप और जंतु उसको यूज करते हैं।
डायरेक्ट नाइट्रोजन का कभी भी यूज वो नहीं करेंगे। नाइट्रोजन की फॉर्म को पहले चेंज करना पड़ता है और वो किस किस जीवाणु के द्वारा, किन भौतिक कारकों के द्वारा होगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आखिर वातावरण में नाइट्रोजन चक्र क्यों चल रहा है। चलिए तो इसी को हम थोड़ा सा पढ़ ले। हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, देखिए एनसीईआरटी लाइन का आपको एक एक मतलब हम समझाएंगे, लेकिन बस आपने क्या करना है, ध्यान लगा करके पढ़ना है। तो देखिए, नाइट्रोजन उपापचय मृदा में उपस्थित सीमित नाइट्रोजन के लिए पादप सूक्ष्म जीवों से प्रतिस्पर्धा करता है। अब यहाँ पर एक बात साफ हो गई है कि जो वातावरण की नाइट्रोजन होगी पहले वो मृदा में आती है, उसके बाद वो मृदा में आकर के चेंज होती है, तब जाकर के पादप उसका उपयोग करते हैं। मृदा में लाने के लिए भी कुछ बैक्टीरिया या कुछ अन्य भौतिक कारक जिम्मेदार होते हैं, और यहाँ पर फिर मृदा में उसको चेंज करने के लिए कुछ बैक्टीरिया भी जिम्मेदार होते हैं। क्लियर, वो भी हम पूरे स्टेप में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो ये बात क्लियर है कि जो वातावरण की नाइट्रोजन गैस है वो पहले मृदा में आएगी, उसके बाद अलग अलग फॉर्म में चेंज होगी, तब जाकर के पादप इसका उपयोग करेंगे, और उसके पश्चात इन्हीं पादप और जंतुओं से वापस से ये क्या हो जाएगी, वातावरण में नाइट्रोजन गैस चली जाएगी। तो ये जो चक्र होगा ये लगातार चलता रहता है। क्लियर? ठीक है। अतः नाइट्रोजन प्राकृतिक एवं कृषि परितंत्र के लिए नियंत्रक पोषक तत्व है। तो मिट्टी के लिए भी उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाएगी और जीव जंतुओं का भी वो शरीर का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए, अब क्या है, वही नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन परमाणु शक्तिशाली त्रिसहसंयोजक आबंध से जुड़े हुए, इतना बड़ा बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने के लिए नाइट्रोजन के अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो अब हम समझते हैं नाइट्रोजन चक्र के स्टेप को। तो चलिए फिर हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं नाइट्रोजन चक्र को। नाइट्रोजन चक्र, ठीक है, हमें पता है कि जो वातावरण की नाइट्रोजन है, वातावरण की जो नाइट्रोजन है, इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले ये कहाँ आएगी आपकी, ये क्या है, माना बात मृदा है, ठीक है, मृदा में आएगी, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स में चेंज होगी, तब जाकर के ये आपकी किसको मिलेगी, पादपों को मिलेगी, और किसको मिलेगी, जंतुओं को मिलेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन होती है, ये जब मृदा में आती है तो ये किस रूप में आती है, अमोनिया के रूप में। किसके रूप में, अमोनिया के रूप में, अमोनिया NH3। इतनी बात क्लियर है। अब ये जो वातावरण का मृदा में अमोनिया की फॉर्म में जो परिवर्तन हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। पहला स्टेप क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। इतनी बात क्लियर है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण बहुत प्रकार से हो सकता है, जैसे कि हम ये कहेंगे कि जो ये तीन आबंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अब ये ऊर्जा कहाँ से आएगी इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, हम ये कह सकते हैं जब आप सभी को पता है बिजलियां कड़कती है तो तेज मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, हम ये कहेंगे कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, या तो ये किसके द्वारा होता है, लाइटिंग के द्वारा भी होता है। ठीक है, और किसके कारण होता है, अगर जंगलों में आग लग जाए, फायर के कारण होता है। ठीक, और हम देखते हैं जो भी आपकी इंडस्ट्री से भी तो एनर्जी निकलती है, तो इंडस्ट्री यानी कि उद्योगों से जो एनर्जी निकल रही है वो भी क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन के इस तीन आबंध को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और क्या है, यूवी रेज आपकी निकल रही है, ठीक है ना, यूवी रेज निकल रही है। इसके अलावा ये जो है, ये तो भौतिक कारक हमने बात करे हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या करेंगे, उतना ज्यादा इस नाइट्रोजन आबंध को नहीं तोड़ पाते। अगर ये तोड़ेंगे तो कुछ ही मात्रा में अमोनिया यहाँ पर निकल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ यहाँ पर बैक्टीरिया भी होते हैं, यानी कि जिन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। इनका बहुत बड़ा हाथ होता है यहाँ पर वातावरण के नाइट्रोजन को तोड़ करके अमोनिया में बदलने का।
तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उनके लिए ये सारे के सारे कारक जिम्मेदार होते हैं। ये वातावरण के नाइट्रोजन को पहले मृदा में अमोनिया फॉर्म में लाते हैं। तो पहला क्या हो गया आपका, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्लियर हो गई है ये बात, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में आओ। दूसरा स्टेप हम देखते हैं। अब ये जो अमोनिया होगा ना, इसका उपयोग कभी भी पादप यूं ही प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं। अभी अमोनिया को भी यहाँ पर अलग अलग फॉर्म में चेंज होना पड़ेगा। तो ये जो अमोनिया होता है, ये क्या होगा, अमोनिया से पहले यहाँ पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इस अमोनिया को चेंज करते हैं, ठीक है। किस किस में, नाइट्राइड में और नाइट्रेट में, नाइट्रेट में, ठीक है। नाइट्राइट यानी कि NO2 की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, और ये कैसे करेंगे, NO3 की फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप क्या देख रहे हो, अमोनिया चेंज हुआ पहले नाइट्राइट में, फिर वापस से क्या होगा, नाइट्रेट में चेंज होगा। अब जाकर के ये जो नाइट्रेट फॉर्म होगा ना, इसी को पादप क्या करेंगे, इसका उपयोग करते, इस नाइट्रोजन का उपयोग करके वो अपनी संरचना का निर्माण करेंगे। क्लियर हो गई है। तो वातावरण की नाइट्रोजन आप देख सकते हो कहाँ पहुंच गई है, वातावरण की नाइट्रोजन अलग फॉर्म में सीधा पादपों में पहुंच गई और पादप इसका उपयोग करेंगे अपनी संरचना निर्माण में। क्लियर हो गई है। अब ये जो अमोनिया से ये जो नाइट्रेट बने हैं, इस क्रिया को हम कहते हैं, ये आएगा आपका दूसरा स्टेप, ठीक है। ये कौन सा स्टेप है, दूसरा स्टेप। तो ये जो दूसरा स्टेप होता है, इस स्टेप को हम कहते हैं नाइट्रीकरण। क्या कहेंगे हम इसको, नाइट्रीकरण कहते हैं। इतनी क्लियर है बात आपको, नाइट्रिफिकेशन हम इसको कहेंगे। क्लियर हो गई। दूसरा क्या हो गया, नाइट्रीकरण हो गया। अब यहाँ पर तोड़ने के लिए भी विभिन्न प्रकार के आपके बैक्टीरिया काम करते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं रसायन पोषी। भाई क्यों ये पादप के लिए यहाँ पर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, डील थोड़ी भी हो रही है, पादप ने थोड़ी भी बोला उस बैक्टीरिया को कि तू मेरे लिए तोड़। यहाँ पर बैक्टीरिया क्या करेंगे, आपको पता होगा, बैक्टीरिया भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, हम देखते हैं जैसे पादप होते हैं ना, पादप प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो मृदा में भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में नहीं करेंगे, बल्कि ये किसी रसायन की उपस्थिति में यहाँ पर अपनी बॉडी में भोजन का निर्माण करते हैं। इसीलिए जो नाइट्रीकरण करने वाले जो भी बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, ये कहलाते हैं रसायन पोषी। क्या कहलाएंगे, रसायन पोषी बैक्टीरिया कहलाते हैं। अब इनके नाम बहुत ही अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले अमोनिया से नाइट्राइड बना, तो ये स्टेप हो गया आपका क्या, ए स्टेप हो गया है। नाइट्राइड से नाइट्रेट बना, इसको हमने कहा बी स्टेप, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इनके स्टेप को, ठीक है। ए स्टेप में आपका क्या बना है, NO2 बना है, क्लियर। और बी स्टेप में आपका क्या बना है, NO3 बना है। देखो जो क्या है यहाँ पर, सबसे पहले NO3, ये कौन सा है, अच्छा पहले ऊपर देख लेते हैं ए वाला। देखो ए वाले में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर यानी कि अमोनिया को जो नाइट्राइड में बदलने वाले बैक्टीरिया होते हैं, उनका नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कौन कौन से होते हैं वो, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। क्या होगा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर नाइट्रोसोमोनास और आपका हो जाएगा एक तो नाइट्रोसोमोनास और दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, ये हो जाएगा नाइट्रोकोकस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस। क्लियर इतनी बात। तो ये बैक्टीरिया के नाम याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है। नाइट्रीकरण करने वाले जो बैक्टीरिया है, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोमोनास। लेकिन पैसे कैसे करा इन्होंने नाइट्रीकरण, ये केवल अमोनिया को नाइट्राइड में बदलेंगे। इतना जो प्रोसेस होगा वो इन दोनों जीवाणुओं के द्वारा होगा। और उसके बाद जो दूसरा NO3 में बदलने वाला जो बैक्टीरिया होगा, यानी कि जो नाइट्राइड को नाइट्रेट में बदलने वाला जो बैक्टीरिया होगा, उसका नाम देखो बहुत अच्छे से याद रखोगे। ये बी वाला स्टेप हो रहा है, तो बी लगा दो, नाइट्रोबैक्टर, है ना, बी लगा दो, नाइट्रोबैक्टर, बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रोबैक्टर। क्लियर है, नाइट्रोबैक्टर।
इतनी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि नाइट्रीकरण करने वाले जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, अमोनिया को NO2 नाइट्राइड में बदलते हैं और आपका जो नाइट्रोबैक्टर होता है वो नाइट्राइड को नाइट्रेट में बदलता है। इतनी बात क्लियर। उसके बाद आप देख रहे हो ये पादपों ने इनका यूज कर लिया, लेकिन हमने क्या कहा था, चक्र का मतलब है कि ये क्रिया वापस से दोहरानी है। तो वापस दोहराने के लिए वातावरण में नाइट्रोजन होना जरूरी है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से वापस से ये जो नाइट्रोजन है इसको वापस इसी फॉर्म में लाने के लिए कौन सी क्रियाएं होंगी। तो देखिए, अब ये जो जीव जंतु है जिनकी बॉडी में इनकी जो संरचना है, प्रोटीन वगैरह, अमाइनो एसिड, इन सब की नाइट्रोजन से बनी हुई है ना। जब ये क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, ये क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे। अब जब मृत हो जाते हैं तो इनकी बॉडी में जो भी कार्बनिक पदार्थ होता है उन सभी को अपघटित करने के लिए अलग अलग जो फंगस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो भाग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनके शरीर को अपघटित करने के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फंगस हो जाते हैं, इसमें लगेंगे, है ना। कौन भाग लेंगे, फंगस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, आपने केचुआ वगैरह भी देखा है ना। कुछ कीड़े मकोड़े होंगे, वो क्या करेंगे, इनके शरीर से जो भी कार्बनिक पदार्थ यौगिक होगा उसको तोड़ते हैं। क्लियर। अब उसको तोड़ करके वो क्या करेंगे, इसको तोड़ते हैं और ये जो इनकी बॉडी में ये जो भी आपका क्या है, नाइट्राइड होगा, नाइट्रेट होगा, उसको किस में बदल देते हैं, वापस से अमोनिया में बदल देते, वापस से इस फॉर्म में बदल देते। तो ये हो गया है कौन सा स्टेप, ये हो गया आपका तीसरा स्टेप। ठीक है, ये जो तीसरा स्टेप हुआ है, यहां से क्या करा हमने, जो नाइट्रेट था उसको वापस से हमने क्या करा, अमोनिया में जो बदला, इस क्रिया को हम कहते हैं अमोनीकरण। अमोनीकरण, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, अमोनीकरण कहलाएगी। वापस से अब आपका जो भी प्लांट बॉडी के अंदर नाइट्रोजन था, ठीक है, नाइट्रेट वगैरह थे, वो सब के सब किस में चेंज हो गए हैं, मृत होने के बाद वापस से कुछ फंगस, बैक्टीरिया, कुछ कीड़ों के द्वारा अमोनिया में बदला जा चुका है। क्लियर हो गई। और इस तीसरे स्टेप को हमने कहा अमोनीकरण। क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ और बैक्टीरिया भी होते हैं जो अब इस अमोनिया को क्या करेंगे, वापस से वातावरण में छोड़ देते हैं। तो इस क्रिया को हम कहाँ दिखाएं, हम यहाँ पर बता देते हैं कि अब यहाँ पर चौथा स्टेप ये होगा कि ये जो क्रिया होगी, अमोनिया से वापस से नाइट्रोजन का वातावरण में मुक्त हो जाना, इस क्रिया को हम कहेंगे डीनाइट्रीकरण। हमने क्या करे, वापस नाइट्रोजन बना रहे हैं, तो चौथा स्टेप हो जाता है आपका डीनाइट्रीकरण। डीनाइट्रीकरण, ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन। इतनी बात क्लियर है, चौथा स्टेप डीनाइट्रीकरण का। यहाँ पर ये जो अमोनिया है, अब ये कैसे अपने आप तो नहीं नाइट्रोजन में चेंज होगा, इसके लिए भी कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं। तो उनका नाम आपको याद रखना है, किससे, पीटी से। पीटी कहते हो आप लोग, है ना, स्कूल में पीटी वगैरह होती थी। तो ये जो पीटी से आपको याद रखना है, तो पीटी से होता है आपका स्यूडोमोनास। ठीक है, पी से उसका पी साइलेंट होता है, स्यूडोमोनास। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा आपका, थायोबैसिलस। इतनी बात क्लियर है। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो नाइट्रोजन चक्र है वो क्लियर हो गया होगा। हमने देखा वातावरण की नाइट्रोजन पहले मृदा में आई, इसका अमोनिया में परिवर्तन हुआ, अमोनिया से नाइट्राइट को नाइट्राइट बनाने के लिए अलग अलग बैक्टीरिया यूज हुए, है ना। ये अलग अलग बैक्टीरिया जो कि कैसे है, ये दो बैक्टीरिया है, ये क्या है, रसायन पोषी है। रसायन पोषी यानी कि ये क्या करते हैं, रसायनों का उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये एनर्जी का अपने शरीर में भोजन का निर्माण किससे कर रहे हैं, रसायनों को अपघटित करके जो भी एनर्जी निकली है, जैसे कि इन्होंने अमोनिया को जब नाइट्राइड और नाइट्रेट में बदला होगा तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी का यूज ये क्या करेंगे, अपने भोजन के निर्माण में करते हैं। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद ये तो नाइट्रीकरण हो गया। तीसरा हमने देखा जीव जंतु को जब प्राप्त हुआ, जब ये मरे, उसके पश्चात वापस से इस नाइट्रोजन, ये वापस से जो नाइट्रेट था इनकी बॉडी में, वापस से ये किस फॉर्म में आ गया, जो भी इनकी बॉडी में था, प्रोटीन था,
ठीक है, प्रोटीन की चेन थी, डीएनए था, इन सब का अपघटन हुआ और इसमें से जो भी नाइट्रोजन का पार्ट था वो वापस किस में चेंज हो गया, अमोनिया में चेंज हो गया। और अमोनिया से वापस से जब वातावरण में नाइट्रोजन चली गई, इसे हमने डीनाइट्रीकरण कहा। और डीनाइट्रीकरण करने के लिए अलग अलग जो बैक्टीरिया होंगे वो जिम्मेदार होंगे। हम इसको पीटी से याद करेंगे, पीटी यानी कि स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा नाइट्रोजन का वातावरण से मृदा में आना, मृदा में अलग फॉर्म्स में चेंज होकर के पादपों और जंतु को प्राप्त होना, जंतु पादप का मृत होने के पश्चात उनके शरीर में उपस्थित नाइट्रोजन का फिर से वो अमोनिया में बदलना और अमोनिया का वापस से नाइट्रोजन में चेंज हो जाना, इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। और ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, ठीक है, ये क्रम चलता ही रहता है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मैं आपको हेडिंग बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करें तो इसमें कौन कौन से नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब क्या था, यहाँ पर जो नाइट्रोजन था इसका किस में बदलना, अमोनिया में बदलना, है ना, यही था स्टेप। आप लोग बहुत अच्छे से आंसर देते चलो अपने दिमाग में, जो जो स्टेप 1 2 3 4 4 स्टेप हमने पढ़े। तो ये क्या है, नाइट्रोजन का अमोनिया में चेंज होना किसके द्वारा होते हैं, बहुत सारे यहाँ पर कुछ आपके बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट सबसे ज्यादा भूमिका रहती है, प्रोकैरियोट्स के द्वारा होता है, ठीक है। और क्या होगा, लाइटिंग, लाइटिंग मतलब जब बिजलियां कड़कती है, ठीक है, यूवी रेस के द्वारा होता है, ठीक है, औद्योगिकरण के द्वारा हो रहा है, जंगलों में आग लगने के कारण हो रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्पल है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, ये जो अमोनिया होगा ये किस में चेंज होता है आपका, ये होता है आपका इस तरीके से, है ना। अब इस अमोनिया में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो बैक्टीरिया होंगे वो इसमें ऑक्सीजन भरेंगे, ठीक है। तो ये पहला किसमें, नाइट्राइड में चेंज होगा और फिर नाइट्राइड जो होगा फिर उसमें ऑक्सीजन भरेगा और फिर ये किसमें हो जाएगा, नाइट्रेट में चेंज हो जाएगा। तो नाइट्रीकरण करने के लिए यानी कि NO2 बनाने के लिए और NO3 बनाने के लिए आपके बैक्टीरिया आपको याद रखना है ना। कौन कौन से थे आपके, एक आपका था नाइट्रोसोमोनास और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, सॉरी, एक आपका नाइट्रोसोमोनास और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोकोकस, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, ठीक है। और NO3 को परिवर्तित करने के लिए, इस क्रिया को करने के लिए आपका आ जाता है यहाँ पर नाइट्रोबैक्टर, बैक्टर हमने याद करा, नाइट्रोबैक्टर, क्लियर हो गई है, नाइट्रीकरण करने के लिए, क्लियर, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप कौन सा होगा, अमोनीकरण होगा। तो अमोनीकरण तो विभिन्न प्रकार के जो फंगस होते हैं, ठीक है, जैसे हमने केचुए की बात करी, ठीक है, कीड़े मकोड़े, साथ ही साथ आपके कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करेंगे, इस शरीर को तोड़ते हैं, यानी कि जो भी कार्बनिक पदार्थ होगा, ठीक है, जो भी जीव शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ होगा। अब कार्बनिक पदार्थ आप सभी को पता है, जैसे कि हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, डीएनए की बात कर रहे हैं, जिस भी संरचना में नाइट्रोजन उपस्थित होगा उसका क्या करेगा, वो अपघटन करेगा, ठीक है, अपघटन करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, वापस से अमोनिया में चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसी को हम क्या कहेंगे, हम इसको कहते हैं अमोनीकरण। क्लियर हो गई है, स्टेप भी आपको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ डीनाइट्रीकरण, डीनाइट्रीकरण यानी कि वापस से नाइट्रोजन का निर्माण, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो अमोनिया है वो वापस से वही वातावरण में क्या कर देगा, नाइट्रोजन को छोड़ देगा। लेकिन अमोनिया स्वयं से ये काम थोड़ी भी करेगा, यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया यूज होते हैं। एक आपको मैंने कहा पी और टी से याद कर दो, पीटी यानी कि स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास, ठीक है, और यहाँ पर थायोबैसिलस। इतनी बात क्लियर है। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये चारों के चारों स्टेप नाइट्रोजन साइकिल के, क्लियर। अब इसी को हम थोड़ा सा एनसीईआरटी लाइन को देखते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण मैंने आपको बता दिया था पीछे, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन में देखो, प्रकृति में बिजली चमकने से और पराबैंगनी विकिरणों के द्वारा नाइट्रोजन का नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 में बदलने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। औद्योगिक दहन, जंगल में लगी आग, वाहनों का धुआं, बिजली उत्पादन केंद्र भी वातावरणीय नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्रोत होते हैं। मृत पादपों तथा जंतुओं में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में अपघटन हम क्या कहला रहे, अमोनीकरण कहला रहे।
एनसीईआरटी में ऊपर नीचे लाइन दी है, लेकिन आपको जो मैंने स्टेप याद करवाए अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर है ना। तो यहाँ पर तो पहले तो उन्होंने किसकी बात कर दी है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात कर दी है। उसके बाद यहाँ पर वो सीधा किस में आ गए हैं, नाइट्रीकरण में आ गए। ठीक है, हाँ ये पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण हुआ, ये दूसरा वाला नाइट्रीकरण हो गया, और तीसरा यहाँ से अमोनीकरण की बात आई है ना। और इसमें देखो, इसमें से कुछ अमोनिया वाष्पीकृत होकर के पुनः वायुमंडल में लौट जाती है, लेकिन अधिकांश मृदा में ही उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्न अनुसार नाइट्रेट में बदल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको पता है कि नाइट्रेट में बदली, अमोनिया का कुछ भाग नाइट्रेट में बदल गया, और कुछ भाग जो नाइट्रोजन टूटा था अमोनिया में आया था, आधा भाग तो वो बैक्टीरिया थे वो उसको वापस नाइट्रोजन में भेज रहे, लेकिन जो मृदा में बच रहा है भाग उसको वो मृदा के बैक्टीरिया नाइट्रेट में परिवर्तित कर रहे। क्लियर, ये बात ध्यान रखना, ये होता रहता है मृदा में, कुछ बाहर भाग वापस जा रहा है और कुछ भाग क्या करेगा यहाँ पर पादपों के लिए उपयोगी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात है, क्या लिखा है देखो, अमोनिया पहले नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, अमोनिया जो था पहला स्टेप हमने वो जो देखा था नाइट्रीकरण का, अमोनिया पहले नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस जीवाणु के द्वारा नाइट्राइड में बदलेगा। ये पहला वाला था, यानी कि NO2 के में बदल रहा है, में बदलता है। ठीक है, और नाइट्राइड क्या होगा, नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। जीवाणु के नाम देख लीजिए, जीवाणु के नाम देखो, नाइट्रोकोकस है ना, और नाइट्रोसोमोनास। पहला स्टेप अमोनिया जब किस में बदला, NO2 में, तो दो बैक्टीरिया आ गए। उसके बाद आप क्या देख रहे हो, जो क्या होगा आपका, फिर ये नाइट्राइड किसके, नाइट्राइड जो था वो नाइट्रेट में बदला, किसके द्वारा, ये रहा आपके नाइट्रोबैक्टर की मदद से नाइट्रेट में बदल दिया जाता है, और इस क्रिया को ही हमने क्या कहा था, नाइट्रीकरण कहा। और मैंने कहा कि बैक्टीरिया ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपने भोजन के लिए यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, तो जब ये इनको तोड़ेंगे, इन पे जोड़ेंगे, तब जा करके ये क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। ये देखो, ये नाइट्रीफाइंग जीवाणु कैसे होंगे, रसायन पोषी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कैसे होते हैं ये, कीमोथेरेपी हम कह सकते हैं, सॉरी कीमोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये लिखा हुआ ना, हाँ कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो दोनों नाम से याद रखना, कभी इसी का हिंदी पूछ लिया जाता है। क्लियर, उसके अलावा पादप इस प्रकार निर्मित नाइट्रेट का अवशोषण कर पत्तियों में भेज देते हैं। पत्तियों में यह अपचयित होकर के अमोनिया बनाता है, जो कि अमीनो अम्ल का अमीनो समूह बनाता है। ठीक है, तो वापस देखो, पादप ने जब इसको लिया, लिया किसे, नाइट्रेट को लिया, लेकिन पत्ती में जाते जाते वापस से पत्तियां इसको अमोनिया बना देती है ना, रिवर्स क्रिया हो जाएगी पादप के शरीर के अंदर। क्लियर, और वापस फिर अमोनिया से क्या बन जाएगा, प्रोटीन वगैरह बन जाएंगे। क्लियर हो गया। अब जब जीव शरीर मृत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बात करें तो मृदा में उपस्थित नाइट्रेट भी डीनाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रोजन में अपचयित हो जाता है, और डीनाइट्रीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा हो रही है, वापस से जीवाणु याद कर लो, स्यूडोमोनास के द्वारा और थायोबैसिलस जीवाणु के द्वारा संपन्न होती है। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी का भी डायग्राम दिया है, देख सकते हो आप। सबसे पहला स्टेप नाइट्रोजन स्थिरीकरण हुआ, किसके द्वारा, औद्योगिक N2 स्थिरीकरण के द्वारा, NH3 में बदला, अमोनिया में बदला, फिर ये NO2 में नाइट्राइड, फिर ये नाइट्रेट है ना, जिसे हमने क्या कहा यहाँ पर, ये आया आपकी नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण के बाद क्या हो जाएगा, ये जो नाइट्रीकरण है यहाँ से या तो क्या हो गई, नाइट्रोजन निकल गई, विनाइट्रीकरण, और या तो क्या हुआ, वो जो सड़ता गलता भोजन था, ठीक है, सड़ता गलता सॉरी पादप थे, जंतु थे, उनमें अमोनीकरण हुआ, वापस अमोनिया में चेंज हुआ, और वापस से इससे भी क्या होगा, विनाइट्रीकरण हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी क्रिया चलती है। क्लियर हो गई है। अब चलिए, अब आपके दिमाग में अगर ये चारों स्टेप बैठ गए हैं, तो अब अपने नीट एग्जाम, जो प्रीवियस एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे थे, अब आप उनके आंसर देने के लायक बन चुके होंगे। तो चलिए फिर एक बार इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन दिया है, नाइट्रीकारक जीवाणु। ठीक है, आपको बताना है कि जो नाइट्रीकारक जीवाणु है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था नीट में आपका। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि वो जो जीवाणु होते हैं क्या करते हैं, मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में परिवर्तित करते हैं, पहला ये पूछा है। दूसरा बोल रहे हैं प्रोटीन को अमोनिया में परिवर्तित करते हैं, या फिर नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में बदलते हैं, या फिर अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं। तो बताइए, मैंने आपको 4 स्टेप बताए है ना, 1 मिनट का पॉज ले लेती हूं मैं। तो अब मुझे बताओ कि नाइट्रीकरण में होता क्या था, वही भूमि वाली याद करो, मिट्टी में अमोनिया था, अमोनिया टूट रहा है,
NO2, NO3 में। तो यही स्टेप पूछा गया है। नाइट्रीकरण है ना, नाइट्रीकरण की बात करिए तो नाइट्रीकारक जो जीवाणु थे वो क्या कर रहे हैं, दिमाग लगाओ। ये तो नहीं हो सकता मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल रहे, ये तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन को अमोनिया में बदल रहे, ये भी नहीं होगा, है ना। नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में बदल रहे, नहीं, यहाँ पर तो नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे मिट्टी में अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने का काम किसका था, इसी नाइट्रीकारक जीवाणु का तो था जो नाइट्रीकरण कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि आपको सही ऑप्शन मिल गया होगा। तो सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आपको अगर क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई होगी, तो आपको आंसर भी बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। क्लियर। उसके बाद आ जाइए दूसरे क्वेश्चन में। अब ध्यान से दिमाग लगाना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे दिमागदार है। तो बताइए कौन से जीवाणुओं का समूह नाइट्रीकरण के लिए उत्तरदायी है। अब आपको बताओ कि नाइट्रीकरण के लिए हमने कुछ जीवाणु को नाम याद करे थे। ठीक है, नाइट्रीकरण के लिए यहाँ पर कौन से जीवाणु का समूह उत्तरदायी है, कौन करते हैं नाइट्रीकरण, क्या वो स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस था, बताओ। या फिर दूसरा बोल रहा है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर था। या फिर तीसरा है थायोबैसिलस, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर था। या फिर नाइट्रोसोमोनास, स्यूडोमोनास और नाइट्रोबैक्टर था। तो कौन सा ऐसा समूह है जो नाइट्रीकरण कर रहा था, वही अमोनिया को तोड़ रहा था आपका नाइट्राइट में, नाइट्राइट को फिर वापस क्या कर रहा था, नाइट्रेट में जो बदल रहा था, है ना, अमोनिया को बदलने का काम पहले नाइट्राइट में फिर नाइट्रेट में। तो बताओ क्या लगता है आपको। हाँ, तो लगता है कि आंसर दे दिया आप सभी ने। तो वेरी गुड, आप सभी को पता है नाइट्रीकरण करने के लिए आपके नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस जो कि नाइट्राइड में अमोनिया को बदल रहे थे, और फिर नाइट्रोबैक्टर जो नाइट्राइड को नाइट्रेट में बदल रहे थे। तो कौन सा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। तो मुझे लगा कि आप सभी को भी आंसर बिल्कुल अच्छे से पता चल गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मुझे लगता है कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होगी आज की जो नाइट्रोजन साइकिल हमने पढ़ी थी। एक बार रिवीजन करोगे और बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाओगे, एक ही पेज में आप इसको बना सकते हो, बैक्टीरिया को याद कर सकते हो और अपने टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से अपने एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हो। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ जो कि आपके नीट एग्जाम के लिए होगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज के लिए धन्यवाद।